तो हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड न्यू जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक, साथ ही AMU जामिया और दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे आके करीबी के बच्चे पढ़ते हैं। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा मोड है जो अलीगढ़ के बाहर के बच्चे या इंडिया के किसी कोने से बच्चे या इंडिया के बाहर और दूसरे कंट्री से भी लोग जुड़ के ऑनलाइन पे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को किसी भी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट हम लोग करते रहते हैं। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब तक हम लोगों ने कर लिया था इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसका न्यूमेरिकल भी किया है, कुछ जो इम्पोर्टेंट थे NCERT का भी किया है। आगे हम लोग चलने जा रहे हैं। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर कोई पैरामीटर्स को चेंज किया जाए तो फिर इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट होता है। अगर पैरामीटर का मतलब मान लो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो वो जो इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे किस कैसा होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों को देखना है। तो अगला जो दे रखा है, इफेक्ट ऑफ पैरामीटर, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स पैरामीटर इज चेंजेस। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स पैरामीटर इज चेंजेस। अगर हम इसके पैरामीटर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है, किस तरह से इफेक्ट होता है, वो देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ली चेटेलियर्स, ये टी है, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्या बताया कि जो कॉमन जो पैरामीटर है वो कौन कौन से है, वो हम लिखने जा रहे हैं। द पैरामीटर्स which can change the equilibrium are वन, पहला दे रखा कंसंट्रेशन, दूसरा दे रखा है टेम्परेचर, तीसरा दे रखा है प्रेशर। ऐसे ही चौथा भी दे रखा है, एक चौथा दे रखा है कैटालिस्ट। ठीक है, और पांचवा दे रखा है एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ये दे रखा हमारा कुछ कॉमन पैरामीटर, जिसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या चेंज आएगा इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या चेंज आएगा, कैटालिस्ट है, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस है। कितनी बात समझ में। तो जब भी कभी कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी पैरामीटर्स अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। ये इक्विलिब्रियम क्या करता है अपने आप को, उसके लिए ली चेटेरियल ने एक प्रिंसिपल दे रखा है, एक कंसेप्ट दे रखा है। 1884 में ये कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ली चेटेरियल का 1884 में ये कंसेप्ट दे रखा है। और क्या बताया है
कि जब भी कभी किसी पैरामीटर को चेंज करते हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है और अगर किसी पैरामीटर को चेंज करते हैं तो वो सिस्टम अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करता है या इस तरह शिफ्ट करता है कि वो जो चेंजेस हुए हैं उसको अंडू हो जाए। अंडू हो जाने का मतलब ये है कि अगर वो जितना चेंज आया उसका एक ऐसा इफेक्ट हो, ऐसा चेंज आए कि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक उसने प्रिंसिपल दे रखा है और उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये सब चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ली चैटर्जी प्रिंसिपल को लिख देते हैं कि वो प्रिंसिपल में कहा क्या है उसने, और फिर उसके हिसाब से ही ये चेंजेस हम लोग करते जाएंगे और उसका इफेक्ट देखते जाएंगे। तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल मैं लिख देता हूँ, लिटरली लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या दे रखा है? व्हेन a system when a system at at equilibrium is to change subjected to change in concentration, pressure, temperature, etc. The equilibrium will shift in such a way that it undo the change imposed on it। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ ये कि जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और उसको अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, उस इक्विलिब्रियम, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उस वक्त अगर कोई चीज़ चेंज करे, क्या चीज़, जैसे कंसंट्रेशन चेंज करे, प्रेशर चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं या और भी दूसरे बहुत सारे चेंजेस अगर करते हैं, तो वो सिस्टम अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उस चेंज को अंडू कर दे। ठीक है ना, यानी उस चेंज को रीएडजस्ट कर ले, इक्विलिब्रियम अपने आप को आगे या इक्विलिब्रियम अपने आप को पीछे की तरफ शिफ्ट करके और अंडू कर दे उस इफेक्ट को। तो ये ली चैटर्जी प्रिंसिपल कहलाता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते या घटाते हैं तो कैसे वो सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करके उस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को अंडू करता है। ठीक है, तो हम वो करने जा रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ उसके बाद ये लिखता हूँ मैं। ठीक है, पहला दे रखा ये है हमें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या बताया कि कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्ट करता है, जैसे ये एक रिएक्टेंट ए है, ये बी है, और ये रिएक्ट करके कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं सी, एक प्रोडक्ट सी बन गया, एक प्रोडक्ट डी बन गया। और कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जिस वक्त इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखेंगे और उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, product of concentration of product and product of concentration of reactant left at that time,
ये इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं और ये एक हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम में होगा, जितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा होगा उतना ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके रिएक्टेंट के साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब बराबर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट है, तो ये दोनों आपस में फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा होगा रिएक्शन। कितनी बात समझ में? अब क्या हुआ कि अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी ए का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं या बी का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं या दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, दोनों में से कोई एक का या दोनों का बढ़ा दे, तो वो जो है फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जितना रिएक्टेंट फॉरवर्ड जा रहा था उतना ही बैकवर्ड आ रहा था, वो तो बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम में था, बैलेंस था। लेकिन जब हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो फिर वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट आया था वो आपस में फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट के साइड में जाने लगते हैं। तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की तरफ जाने लगा। क्योंकि उससे पहले जब इक्विलिब्रियम में था तो जितना फॉरवर्ड में था जा रहा था उतना ही बैकवर्ड आ रहा था, ना कोई ज़्यादा नहीं था, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था वो ज़्यादा था, ना प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में आ रहा था वो ज़्यादा था, दोनों बराबर थे। तो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर था, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग ने जब एडिशनल कंसंट्रेशन बढ़ा रहे ए बी या दोनों का, तो अब फिर से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगा। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आने लगेगा ज़्यादा, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड हुआ था तो अब प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो कितनी बात समझ में? अगर मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएं, ये तो अभी बढ़ा रहे थे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, अगर जितना हम लोग रिएक्टेंट लिया था और वो रिएक्शन होके इक्विलिब्रियम आ गया, अब हम लोग ने क्या किया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, जो अनडिसोसिएट होता, अनरिएक्टेड होता उसके, और जो रिएक्टेड होके प्रोडक्ट बना उसके बीच में इक्विलिब्रियम आता है। कितनी बात समझ में? तो जो रिएक्ट हो गया और जो बचा हुआ उनके बीच में रिएक्टेंट होता है। अब जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी या दोनों को निकाल लेते हैं थोड़े थोड़े करके। जब निकालेंगे तो क्या होगा कि वो जो फॉरवर्ड जो इक्विलिब्रियम जहाँ पे था अब वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा अगर वो बैलेंस एडजस्ट करना चाहता है तो, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियस प्रिंसिपल के हिसाब से। ली चैटर्जी ने इसी को कहा है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब, हम लोग प्रोडक्ट के साइड से भी इसी तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाएं, उधर से भी इक्विलिब्रियम पे इसी तरह से चेंज आता है, जहां पे चेंज को अंडू करता है इक्विलिब्रियम। कितनी बात समझ में, यहाँ समझ बात आ गई? तो ये जो कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन जो चेंज होता है उसके हिसाब से जो ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से अंडू होता है, उसको मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डिस्कस किया गया है अलग अलग बुक में कि कैसे वो अंडू करता है उसको। कितनी बात समझे? लेकिन जो मेन जो है इसका कंसेप्ट यही है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट करता है। तो उसको स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, when when concentration of
reactants increases, ठीक है, इक्विलिब्रियम will shift फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है ये तो था हमारा एक स्टेटमेंट, यानी कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम लोग कंसंट्रेशन घटाते हैं व्हेन concentration of reactants decreases, ठीक है, इक्विलिब्रियम will shift backward direction, ठीक है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ये। तो ये दे रखा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ये। यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, देखिए दो चीजें, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट करना एक अलग है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक अलग चीज है। यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, सिर्फ रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट ज्यादा बना देगा। क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग एक चीज को समझने के लिए देखते हैं कि मान लो हम लोगों ने ए एंड बी जो है 10-10 लिया हम लोगों ने, ठीक है, और ये इसका 6, ये 6 बन गया और ये भी 6 बन गया, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे हम लोग, 6 ये इसका ले लेंगे और ये 6 ये ऊपर आ जाएगा, और इसका बचा हुआ कितना है 4, ये आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बताया कि अगर हम लोग इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसका रिएक्टेंट का ए बी या दोनों में से किसी को भी बढ़ा देते हैं, तो क्या बताया कि ये जो है इस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे कि जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें था उस चेंज के बाद भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो भी इसी के बराबर ही आएगा, ये दोनों कांस्टेंट बराबर ही रहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों केस में बराबर रहेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और अब थोड़ा सा बच भी जाएगा, तो वो दोनों मिलके इक्विलिब्रियम को बीच में ला लेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सेम आएगा। हाँ, सिर्फ जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, और रिएक्टेंट भी आया था तो जितना हम लोग रिएक्टेंट डालेंगे वो सब के सब प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा, उसके थोड़े से अनडिसोसिएटेड अभी भी रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनने लगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इधर जो बचा हुआ अनडिसोसिएटेड उसकी वजह से रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में, जिस वक्त इक्विलिब्रियम था उसके कंपेयर में दोनों का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही आएगा जितना पहले था, सिर्फ ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये ली चैटर्जी प्रिंसिपल ने बताया कि भाई अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं आप या किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम लोग तो इक्विलिब्रियम जो है ना आगे शिफ्ट कर जाएगा, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ज़्यादा बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब फिर से दोबारा से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस वक्त फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना पहले आता था। हाँ, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया, प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ गया, रिएक्टेंट का क्वांटिटी भी बढ़ गया,
ठीक है ना। जो अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट है उसका भी क्वांटिटी बढ़ गया है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गया है। जैसे हम लोग एक चीज़ मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग लेते हैं कि ये ले लिया हम लोगों ने 6/8, ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लेकिन एक ले लो 18/24, तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 3/4। तो इसका रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन ये इसका जो वैल्यू है वो बदल गया है। ये 18/24 ज्यादा है, 18/24 ज्यादा है, मगर उसका रेशियो वही आ रहा है 3/4, जितना कि 6/8 का आता था। कुछ बात समझ में रही है। तो हम लोग मैथमेटिक्स से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, वो हो जाता है एक पहले कंडीशन का। अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जाहिर है रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं हो जाते। कुछ रिएक्टेंट अभी भी रुक जाते, अनडिसोसिएट रहते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम के टाइम में था उस वक्त भी अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट थे, और अब हमने ऐड किया तो उसके थोड़ा प्रोडक्ट बना, तो कुछ अनडिसोसिएटेड ये भी हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ गया। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं अब, तो वो उतना ही आएगा जितना कि पहले आता था। जैसे कि मैं ये मैथ के नंबर से बताया कि 6/8 इसका रेशियो लेंगे तो 3/4 होगा, और अगर 18/24 कर दिया तो नंबर बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन रेशियो फिर वहीं आ रहा है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे जो ना चेंज इन कंसंट्रेशन का एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैं उस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ ताकि वो एक स्टेटमेंट के तरीके से भी याद रख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट। क्या दे रखा है इसका स्टेटमेंट, वो मैं लिख रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन का। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ one or all of reactants are increase the equilibrium will shift in forward direction, ठीक है। while when the concentration of products increases, the equilibrium will shift in backward direction, ये दे रखा है कि स्टेटमेंट कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कि कंसंट्रेशन को अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरा जो दे रखा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बदलते हैं तो क्या होगा, चेंज इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा। क्या बताया, जब भी कभी इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी करते हैं तो हमने देखा है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और इक्विलिब्रियम के टाइम में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, वो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर जो है
जब भी कभी रिएक्शन कराते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को मेंशन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का रिएक्शन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, बताते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ये दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो वही है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी जिस मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी हो कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले, तो वही रिएक्ट करेगा। और उसके पास कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए। अगर उतना एनर्जी है या उससे ज़्यादा है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन उससे अगर कम एनर्जी है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे होने को जितना भी हो जाए, पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। कितनी बात समझ में? तो एक गिवन टेम्परेचर पे जितने भी हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं या रिएक्टेंट लेते हैं, उनमें से जिस जिस के पास इतना एनर्जी होता है कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले, तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और जिसका एनर्जी उसके बराबर नहीं होता या उससे कम होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये एक देखा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्योंकि जब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक सिस्टम है, उसको हीट मिलेगा। और जब हीट मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने लगता है। और वो मॉलिक्यूल जो पहले रिएक्ट नहीं कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, और अब वो रिएक्ट करने लगेगा, प्रोडक्ट बनाने लगेगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर बदलते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, तो ना के सिर्फ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बदल जाता है। क्या समझ में बात आई? यानी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट करता ही करता है। ली चैटर्जीज प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड करे या बैकवर्ड करे। हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका इफेक्ट होगा। लेकिन साथ ही ये देखा गया है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को भी चेंज कर देता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो या घटाते हैं तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। आगे चलते हम लोग क्या बताया कि जब भी कभी ये तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से था। रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज़ है, इक्विलिब्रियम एक अलग चीज़ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड जितना रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होता है। कितनी बात सुन में? तो और रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट अलग तरीके से पड़ता है, और इक्विलिब्रियम में हम लोग अलग से देख रहे हैं हम लोग। अब क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं कोई एक रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और इक्विलिब्रियम आ गया है, तो क्या देखते हैं हम लोग, ये एक ए है, ये बी है, और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है, और सर्टेन टाइम के बाद इसका जो इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया है। ये इस वक्त का एक गिवन टेम्परेचर भी है। जैसे आमतौर पे रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस वक्त का उसका टेम्परेचर दे रखा, मान लो 298 केल्विन इसका टेम्परेचर है ये। ठीक है, इस पे जो है ना इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं हम लोग। लेकिन क्या देखा गया कि जब भी कभी रिएक्शन होता है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये प्रोडक्ट डिसोसिएट होके रिएक्टेंट बनाता है, ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा ही होगा। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, या वाइस वर्सा, यानी कि अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो ये इंडोथर्मिक भी होगा। यानी इसमें एक जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके आगे जा रहा है, प्रोडक्ट पीछे आ रहा है, तो एक तो एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक होता है। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये इंडोथर्मिक को फेवर करेगा। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि वो इंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो वो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो इंडोथर्मिक जो रिएक्शन हो रहा है उसको वो फेवर कर रहा है। यानी ये टूट टूट के रिएक्टेंट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, लेकिन ये एक्सोथर्मिक को अनफेवर करेगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए ऐसा नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। इसके लिए रिएक्टेंट को, या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, मगर इंडोथर्मिक के लिए, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये फेवरेबल हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंडोथर्मिक को तो फेवर करता है। तो क्या समझ में आ गया, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो इंडोथर्मिक जो प्रोसेस हो रहा होगा उसको फेवर करेगा। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो ये फेवर करेगा। क्या मतलब हुआ कि ये जो है ना डिसोसिएट होके इधर आने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा, और ये जो है ना कंबाइन करके रिएक्ट करके ये फॉरवर्ड रिएक्शन वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो अनफेवरेबल है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, लेकिन बैकवर्ड के लिए फेवरेबल हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएं, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या होता है, इसको फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा, क्योंकि एक्सो में क्या होता है वो हीट निकलता है, तो वो हीट खुद बाहर निकलता है, और बाहर का हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक को फेवर करने लगेगा, लेकिन इंडो को फेवर नहीं करेगा। यानी इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके फॉरवर्ड प्रोडक्ट जरूर ज़्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन को अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर घटाने से इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में इफेक्ट आता है, और उसी के हिसाब से जैसे मान लो हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये इंडोथर्मिक जो है इसको फेवर करेगा, तो ये टूट टूट के पीछे आने लगेगा, मगर ये रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाएगा नहीं। जब पीछे आने लगेगा तो फिर कुछ जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उसके रेस्पेक्ट में फिर एक कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी ये डिसोसिएट होकर इधर आ जाएगा रिएक्टेंट के साइड में, और रिएक्टेंट जो जितना था प्रोडक्ट बना के उतना ही रहेगा, फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर से एक बार कितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उसके हिसाब से फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और फिर इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू हो जाएगा। तो इस वक्त जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि ये जो है इंडोथर्मिक है तो ये बैकवर्ड इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करने लगेगा, पीछे की तरफ जाने लगेगा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड की तरफ जाने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए कि ये अब ज़्यादा बनने लगा। पहले जो इक्विलिब्रियम पे था वो तो रुका हुआ था, अब टेम्परेचर घटाने की वजह से एक्सोथर्मिक को फेवरेबल होने लगा, कंडीशन मिल गया, तो ये और ज़्यादा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेगा, और ये इंडोथर्मिक को ये पीछे नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये तो ज़्यादा बना देगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कम बनेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस वक्त जो है हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कितनी बात समझ में आई?
तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग लिटरेचर में लिख देते हैं कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं लिटरेचर में लिख देता हूँ, उस लिटरेचर को पढ़ेंगे तो बाकी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया है जो मैंने समझाया अभी, तो मैं इसको लिखता हूँ इसको स्टेटमेंट में। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम at equilibrium is increased, the endothermic process will increase will increase, ठीक है, will increase while the exothermic process is decreased, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज करेगा ये। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है, इसके कंडीशन में इन द एबव एग्जाम्पल, इन द एबव केस, in the above case, when temperature increases, the backward direction, the equilibrium will shift, in backward direction, ठीक है ना। ये जैसे हमारा ये वाला है, तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वही इंडोथर्मिक है, तो इसको फेवर मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम जो ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। एंड when temperature decreases, the forward reaction, the equilibrium will shift, in forward direction, कितनी बात समझ में। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल हम समझा रहे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन जो है तेज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन फास्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन का, ये फॉरवर्ड का कम हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को घटा देते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम जो ना आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, पीछे की तरफ नहीं करेगा, तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट कर जाएगा। और ये ली चैटरजी प्रिंसिपल के हिसाब से कहलाता है कि अगर हम किसी पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो उस चेंज को अंडू करने के लिए वो जो सिस्टम है अपने आप को आगे पीछे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग वही दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, यानी पीछे की तरफ आ जाएगा, या फिर टेम्परेचर घटा रहे हैं तो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि ये जो नेचर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है। ये आगे पीछे शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ है वो मैं बताता हूँ। समझ में बात आ रही है कि ये आगे शिफ्ट हो गया, ये पीछे शिफ्ट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक नोट कर लिए, मैं मिटाता हूँ इसको। इक्विलिब्रियम जैसे अगर मान लो टेम्परेचर हमने कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करने लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करने लगा तो इक्विलिब्रियम जो आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो आगे का शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। जितना अभी इक्विलिब्रियम के टाइम पे था
अभी जितना इक्विलिब्रियम के टाइम पे था, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे एक इक्विलिब्रियम था, उस वक्त कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कुछ था, रिएक्टर में कुछ था, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक, ये तो हो गया। लेकिन हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी 298 से कम करके, मान लो हम लोग का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, 298 केल्विन हो जाता है, हम 25 के बजाय हम लोग 15 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, तो टेम्परेचर कम कर दिया, 15 डिग्री कम कर दिया, यानी 10 डिग्री कम कर दिया। जब 10 डिग्री कम करेंगे टेम्परेचर का, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ए टू बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने का, इसको फेवर करेगा। जब ये फेवर करेगा तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। 15 डिग्री कम कर दिया, 15 डिग्री पे ले रहे हैं हम लोग, 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस वक्त इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। 25 डिग्री के कंपेयर में, 25 डिग्री पे जब ले रहे थे तो उसके कंपेयर में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लेंगे तो के का वैल्यू अलग आएगा, के का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब हुआ फॉरवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, के का वैल्यू अब बढ़ गया। कितनी बात सुन में आई? तो टेम्परेचर जब चेंज करते हैं ना, तो वो इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट करता ही करता है, के का वैल्यू भी बदलता रहता है। तो ये था फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट किया। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रहा है, यानी ये जो है रिएक्ट प्रोडक्ट जो ना डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। और अब इक्विलिब्रियम जो है ना पीछे, यानी इक्विलिब्रियम के का जो वैल्यू था वो कम हो गया, पहले के जिस वक्त पहले जितना था उससे कम हो गया। कम होने का मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, ज़्यादा होने का मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ये मतलब होता है के का आगे बढ़ना पीछे बढ़ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट किया, इसका मतलब ये हुआ। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दे रखा टेम्परेचर का इफेक्ट, तो मैं उस टेम्परेचर के इफेक्ट को हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखा देते हैं, वो आसानी से याद हो जाता है। तो क्या है, इंक्रीज इन temperature shift the equilibrium in the direction of endothermic process। ये एक हमारा हो गया ये, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे ए रिएक्ट विद बी गिव सी डी, ये तो था ही था, और हम लोगों ने अभी जो बनाया था वो अगला फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना एक्सो था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक्सो होता है, ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक हो और बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर ये इंडो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसको फेवर मिलेगा। तो यही लिखा है कि अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है जो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, जिधर इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। और दूसरा दे रखा इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर shift the equilibrium in the direction of exothermic process, ये दे रखा हमारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में हमने लिख दिया, ये स्टेटमेंट में इस तरीके से हम याद रख सकते हैं हम लोग।